भाई सभी भाई बहनों को नमस्ते। और जितने भी लोग अभी ईपीएफओ एसएससी की थर्ड वेटिंग लिस्ट से 580 लोगों ने जिनने सिलेक्शन लिया है, सभी को मेरी तरफ से, हमारे निशांत भाई की तरफ से, हमारे कैमरामैन दीपक भाई की तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन। तो अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ कुछ एक चीजें शेयर करने वाला हूं जो आपके साथ नेक्स्ट स्टेप में होने वाली है। और आज हमारा एक स्पेशल टॉपिक रहेगा जो ऑलरेडी वर्किंग है और जो रिजाइन देके ईपीएफओ एसएससी की पोस्ट को ज्वाइन करेंगे अगले कुछ एक दिनों में। तो उनका क्या प्रोसेस रहने वाला है और कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो उनको करना जरूरी है। अगर किसी के पास एनओसी नहीं है या अब तक नहीं लिया तो उसको एनओसी कैसे मिलेगी। अगर किसी ने एनओसी ले रखा है तो उसका रिजाइन क्या रहने वाला है। आपकी सर्विस अभी ईपीएफओ में कंटिन्यू रहने वाली है नहीं रहने वाली, पीछे की सर्विस का क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी हम। और मेन फोकस जो हमारा रहेगा आज के वीडियो में वो रहेगा रिजाइन की प्रोसेस के बारे में। देखो, रिजाइन दो तरह से मिलेगा आपको। जिसके पास एनओसी है वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के तहत जाएगा और जिसके पास एनओसी नहीं है वो नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन के तहत जाएगा। जैसे मैं इससे पहले सीएसएम में था, एचसीएम में। और इसी के साथ पहले मैं अपने भाई का इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। भाई अपना निशांत भाई है, अभी मेरे साथ ईपीएफओ में ज्वाइन किया और हम दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो निशांत भाई हेलो कहिए एक बार भाई लोगों को। और इससे पहले भाई भी वर्किंग में थे, एसबीआई में भाई क्लर्क थे और भाई वहां से रिजाइन करके आए, मैं सीएसएफ से रिजाइन करके आया। हम दोनों में फर्क ये है कि मेरा नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन था और भाई का टेक्निकल रेजिग्नेशन था। तो हम दोनों के माध्यम से आपको दोनों की प्रोसेस पता लगेगी। तो सबसे पहले भाई मैं मेरा बता देता हूँ सीएसएफ का क्या रहा कि मेरे पास एनओसी नहीं था। और सीएपीएफ में जितने भी बेल्ट सर्विसेज होती है तो उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। और अगर आपके पास एनओसी नहीं है, एनओसी मिलती है इक्वल ग्रेड पे या हायर ग्रेड पे। तो मैं वहाँ लेवल 4 में था एचसीएम में और मेरे पास एनओसी नहीं था, मैं नहीं लिया। बाई मिस्टेक ये रह गया जो अलग मैटर है। तो फिर जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मेरे को रिजाइन करना था, रिजाइन किया। तो इसके अंदर या तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट या आपका लास्ट के 3 मंथ का पेमेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वो पे करना होता है। तो मेरे केस में मेरा लगभग 2-1 लाख के करीब अमाउंट बना, तो वो मैं पे करके आया तब जाके मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हुआ। लेकिन यही अगर मेरे पास एनओसी होता तो मेरा टेक्निकल रिजाइन होता तो और मेरे को 2 लाख पैसा नहीं भरना पड़ता, जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट का जितना बनता है। दूसरी चीज, मेरी पीछे की 1 साल 7 महीने की जो सर्विस थी सीएसएफ की वो कंटिन्यू होती, ईपीएफओ में सर्विस काउंट होती। तो कई सारे बेनिफिट थे जो मेरे खराब हो गए। वजह एक कि मेरे पास एनओसी नहीं था। और सीएपीएफ में खासकर बेल्ट सर्विस में बैकडेट में एनओसी नहीं अलाउ करता। जो भी अदर डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है या बैंक वगैरह, वो सब है वो अलाउ कर देते हैं। और आज खासकर कल जो एक वीडियो बनाया था आपकी नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, उस पर कमेंट आया एक भाई का कि ऑलरेडी भाई एसबीआई में क्लर्क है और वो रिजाइन करना चाहता है, भाई कैसे करूं। तो मैं उसको कमेंट में बताया कि भाई हमारे साथ भी एक भाई आया अभी एसबीआई से रिजाइन करके, उसी को मैं वीडियो में साथ लेके आऊंगा और उसके तहत आपको पूरी जानकारी दिलाने की कोशिश करूंगा। तो अभी निशांत भाई आप ये बताइए कि आपका थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ पोस्टेड थे, क्या था, कब ज्वाइन किया, कितने टाइम आपने सर्विस की, और फिर आपको ईपीएफओ का जैसे ही सूचना का पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपने कैसे अपना रिजाइन प्रोसेस किया, कितना टाइम लगा और क्या क्या आपने गलती करी जो आने वाले जो भी लोग देख रहे हैं वो ना करें। इन सब के बारे में थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू दीजिए। हेलो गाइस, मैं निशांत। मैं फिलहाल करंटली पोस्टेड ईपीएफओ एज एसएसए। इससे पहले मैं एसबीआई में क्लर्क था भोपाल में। तो जैसे कि भाई ने बताया, मुरारी भाई ने बताया आप लोगों को कि मैं एसबीआई से एनओसी वगैरह का प्रोसेस जानने के लिए मुझे वीडियो में शामिल किया गया है। तो एसबीआई से एनओसी मिलना मतलब अगर आपका एग्जाम पहले हुआ था एसबीआई में ज्वाइनिंग से पहले तो एनओसी आपको इजीली मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने भी अपना एनओसी अप्लाई तब किया था जब मेरे पास मेल आ गया था और 2 से 3 दिन में मेरे पास एनओसी भी वापस एनओसी आ गया था एसबीआई की तरफ से। उसके लिए बस नॉर्मली आपको प्रोसेस लिखना होता है कि मैं किस जगह किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, कब अप्लाई किया था, और उसमें साफ साफ मेंशन करना कि मैंने एसबीआई ज्वाइन करने से पहले मैंने इस फॉर्म का अप्लाई किया था और जिसका वेटिंग लिस्ट में रिजल्ट अब आया है। और वो डालने के बाद आप अपने एचआर को सबमिट करोगे और आपको एनओसी मिल जाएगा आराम से इजीली। फिर आप आराम से यहाँ पे आके डीवी कराइए। उसके बाद जब आपको डीवी के बाद में आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा ईपीएफओ की तरफ से कि आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म कर ली गई है, तब आप अपना रिजाइन दे सकते हैं उस बेसिस पे। और आपको इस बेसिस पे एक एक्सटेंशन भी मिल जाएगा ईपीएफओ ज्वाइन करने के लिए। बस यही था मेरा। निशांत भाई एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे वो भाई पूछ रहा था कमेंट में कि मतलब आपने रिजाइन लिखा एचआर को और तब से लेके और रिजाइन एक्सेप्ट होने के अंदर लगभग कितना टाइम लगा आपको? मेरे केस में 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में बैंक का प्रोसेस काफी स्मूथ होता है। अच्छा। मैंने रिजाइन लिखा और अपने मैनेजर से उसकी फॉरवर्डिंग तैयार कराई, तुरंत मैंने अपने आरबीओ में फॉरवर्ड करा देता वो। और आरबीओ को डायरेक्ट कॉल करके मैंने बोल दिया कि सर मुझे अर्जेंट है और प्लीज इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके मुझे एनओसी प्रोवाइड कर दी जाए।
और क्योंकि मेरा जो एग्जाम था ईपीएफओ का ये एसबीआई ज्वाइन करने से मैंने पहले दिया था, तो इसलिए उनको कोई इशू भी नहीं हुआ एनओसी प्रोवाइड कराने में। 1 से 2 दिन में मुझे एनओसी प्रोवाइड कर दी थी उन लोगों ने। और ऐसा कुछ रहा कि जैसे कोई एकदम कॉमनली गलतियां जो लोग मिस्टेक रिपीटेड मिस्टेक है लोग करते हैं और आप भी करके आए होंगे, हाँ। और जो भी भाई लोग अपने देख रहे हैं अभी वर्किंग है, हाँ, इसके लिए मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप वेट मत कीजिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे बैंक वगैरह छोड़ना है और ईपीएफओ ज्वाइन करना है तो वेट मत कीजिए, एनओसी के लिए आज ही अप्लाई कर दीजिए। मेल का वेट मत कीजिए, क्योंकि मेल के 2 से 3 दिन में ये लोग डीली करा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एनओसी नहीं मिलती, तो इसलिए वेट मत कीजिए, एनओसी के लिए आज ही अप्लाई कर दे। तो एक भाई उसी का एक दूसरे भाई का कमेंट आएगा था, मैं भी एसबीआई में एज ए क्लर्क वर्किंग हूँ, और वो थोड़ा कंफ्यूजन में था कि मैं भाई एसबीआई छोड़ूंगी नहीं छोड़ूं, बोला भाई क्या करना चाहिए, यहाँ वर्कलोड बहुत है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर के बारे में, आपसे अच्छा कौन बता सकता है, आप खुद ऑलरेडी वहाँ करके आए हैं फिर छोड़ने भी आए हैं, तो आप बताएंगे कि आपकी क्या वजह रही, क्या मतलब आपने सोचा इसमें, क्या पॉजिटिव देखा बैंक में, क्या नेगेटिव देखा, आपने क्या सोच के डिसीजन लिया कि मेरे को जॉब स्विच करना चाहिए। एक्चुअली देखो, एसबीआई एक बेस्ट जॉब है वैसे देखा जाए तो, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, उस टाइम डिपेंड करता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि कुछ लोगों को बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा लगता है, तो वो लोग तो जाहिर सी बात है वो रिजाइन नहीं देंगे। बट जैसे मेरा थोड़ा सा वो कस्टमर डीलिंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी बैंकिंग में, और बैंकिंग में एसबीआई में खासतौर पे कस्टमर डीलिंग काफ़ी पीक पे रहती है, वर्कलोड भी वर्कलोड काफ़ी हाई रहता है। और ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ में आपको कम वर्क करना पड़ेगा, काम यहाँ पे भी काफ़ी रहेगा, बट ये कस्टमर डीलिंग नहीं है, तो आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा और थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रहती है। और जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में 5 डे वर्किंग नहीं है और ईपीएफओ में 5 डे वर्किंग है। मेरे को लगता है कि ईपीएफओ का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो मेरे हिसाब से, मैं पिछली जॉब में अगर इस जॉब में मेरी मैं कंपेयर करूं तो वही लग रहा है मेरे को भी, शायद आपको भी यही लग रहा होगा भाई, कि वर्क लाइफ बैलेंस है और 5 डे वर्किंग है। 6 बजे के बाद आपको कोई पूछेगा और नहीं। चीज की आपको ईपीएफओ की जितने भी ऑफिस है मेट्रो सिटीज में ही है लगभग, और सिटीज में ही है, आपको कभी भी रूरल पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बैंकिंग की खासकर बहुत सारी बैंकिंग, पोस्टिंग रूरल में है। जैसे एसबीआई की छोटे से छोटे गांव में भी ब्रांचेस हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी आपके पोस्टिंग के चांसेस बनेंगे। ईपीएफओ में क्या है, आपको रूरल पोस्टिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, अर्बन में ही ऑफिस है, अर्बन ही ऑफिस मिलेंगे आपको। तो भाई ये था आपका पूरा प्रोसीजर, मैंने नॉन टेक्निकल का समझा दिया, जो ऑलरेडी सीएपीएफ वाले उनका समझा दिया, और जो स्पेशली एक बैंक सेक्टर जो एक पीएसयू है उसमें क्या रिजाइन का प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगेगा, वो आपको बता दिया। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, उसका भी मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर्सन टू पर्सन आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और आप सबके लिए हम रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो ऑलरेडी काम हम 2 महीने पहले किए हैं वही काम आप आगे करो उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं कुछ आगे की नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बढ़िया अपडेट के साथ।